और चलिए अब आपको सीधा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर शीतकालीन सत्र की कार्रवाई हो रही है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। डॉलर की इकोनॉमी को अचीव करने के लिए आपको 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। अगर आप 65% पैसा नहीं खर्च करेंगे, सप्लीमेंट्री बजट फिर ले लेंगे आप, कुछ महीने हैं आपके पास, तो कैसे आप अचीव करेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड सरकार है, दोहरा चरित्र है सरकार का। कहती कुछ है, करती कुछ और है। और डींग मारने में तो सबसे आगे है कि हम विश्व गुरु बनकर के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। क्या इस सप्लीमेंट्री बजट में स्मार्ट सिटी का कहीं स्थान है? मुझे तो ये लगता है कि 5 साल का वो कार्यकाल और लगभग 2 साल अब पूरे होने जा रहे हैं। ये सरकार खुद महसूस कर गई है कि अब वो स्मार्ट सिटी नहीं बना सकती, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। और अगर कोई काम चल भी रहा होता है तो इस सरकार को पता है कि चलती चक्की में रोड़ा कैसे अटकाना है। ये रोड़ा अटकाने वाली सरकार है, विकास गति को रोकने वाली सरकार है। और फिर फिडोडी में नंबर 2 पे सबसे ज्यादा बजट आप सप्लीमेंट्री में मांग रहे हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में उसमें भी पैसा मांग रहे हैं। कब उद्घाटन हुआ था? हमारे माननीय सदस्यों को याद होगा किस जमाने में उद्घाटन हुआ, और आज भी पैसा मांग रहे हैं उसके अंदर। दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसके लिए भी पैसा मांग रहे हैं आप। तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि वो जो उद्घाटन हुए थे वो आधे अधूरे उद्घाटन थे, आधे अधूरे उद्घाटन थे। और अगर बजट नहीं खर्च हो पा रहा है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि पुअर गवर्नेंस है उनकी। और पुअर गवर्नेंस ही नहीं है, उसको छिपाने के लिए नए नए नारे करते हैं ये लोग। और फिर इतने बड़े साइज जो बजट का आप बना करके रख रहे हैं, तो जब खर्च ही नहीं हो रहा तो आखिरकार क्यों इतना बड़ा बजट आपको चाहिए? इसलिए जब बड़े बजट से, जो मुख्य बजट था, उससे डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये सप्लीमेंट्री बजट से कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा? हालांकि ये सरकार आंकड़े कम मानती है, लेकिन फिर भी एक प्रतिष्ठित मैगजीन के मैं आंकड़े रखना चाहता हूं ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, आपके सामने ये बात रखी गई थी कि प्रदेश का सबसे बड़ा बजट इस बार पेश हो रहा है। और जब सबसे बड़ा बजट पेश हुआ तो आपकी अर्थव्यवस्था जब तुलना होती है और प्रदेशों से, तो आपका स्थान कौन सा है? 18वां स्थान है आपका पूरे देश में। जब प्रदेशों की अर्थव्यवस्था की तुलना होती है तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। और मान लीजिए सरकार ने अगर इतना बड़ा बजट और इतना सहयोग, जो डबल इंजन सरकार बोलती है, तो सुधार तो दिखना चाहिए। लेकिन देश की एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने जब सर्वे किया, उसमें भी सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्यों में अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है आपकी? आपकी 14वें स्थान पर है। ये आंकड़े हम विपक्ष के लोगों के नहीं हैं, ये प्रतिष्ठित मैगजीन है। मैं जानता था अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी आंकड़े टेबल किए थे, लेकिन वित्त मंत्री मुझे कौन से किताब का है? वित्त मंत्री हैं आप क्यों गुमराह कर रहे हो मुख्यमंत्री जी को? क्योंकि मैं ये टेबल कर दूंगा जो आंकड़े मैं बता रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर बोलना चाहता हूं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टेट अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्य अर्थव्यवस्था में हमारा 14वें स्थान। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर
जो हमारा स्वास्थ्य है, ये तो ओवरऑल इकोनॉमी में हम कहां खड़े हैं। और स्वास्थ्य के अगर हम मानक में देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के मुंबई तक मेडिकल कॉलेजों का प्रचार, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार का प्रचार, उस पर खर्च कर रही है पैसा। और स्थान कौन सा पा रहा है उत्तर प्रदेश? ओवरऑल ग्रोथ में, इकोनॉमी में थे आप 18 में, इसमें स्वास्थ्य में 19वें नंबर पर, 19वें नंबर पर स्टेट पहुंचती है। और जिसमें सुधार को लेकर के जो सर्वे किया गया कि सुधार होने वाले राज्यों में जिन राज्यों ने ज्यादा सुधार किया, उन राज्यों की सूची में से ही बाहर हो गया उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। सरकार ये जानबूझ करके इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज न हो, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो। लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के इलाज कराएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जब आप इतना बड़ा बजट रख रहे हैं और इस बजट में आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रख रहे हैं 174 करोड़ रुपए, 174 करोड़, और आप कितने मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हों। और मैंने अध्यक्ष महोदय कई बार इस सदन में कहा कि इस सरकार ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीबों को पूरा इलाज मिल जाए। न नया बनाया, न पुराने अस्पतालों में सुधार किया। और उसका परिणाम यह है कि गरीब को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। मैंने जानकारी की तो सबसे ज्यादा लोग अगर अस्पतालों में आ रहे हैं तो आपके जितने प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ के, चाहे वो पीजीआई हो, केजीएमयू हो, चाहे लोहिया हो, चाहे बलरामपुर अस्पताल हो, वहां लोग धक्के खा रहे हैं। इलाज के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। दलाल खड़े हुए हैं इमरजेंसी पर, और वो दलाल जैसे ही मरीज आता है, दलाल लेकर के चला जाता है प्राइवेट अस्पतालों में। इस सरकार ने मंत्री जी की ड्यूटी लगाई कि देखिए कि अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सच सरकार स्वीकार करे कि हां, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी कि नहीं लगाई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं भी कहना चाहता हूं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा किसी सरकारी अस्पताल में आज चला जाए, एक अस्पताल में सरकार चली जाए, एक अस्पताल में मैं खुद जाना चाहता हूं, देख के आइए क्या हालत है अस्पतालों की। आप बजट 174 करोड़ रुपए केवल, और ये नियत इनकी ये है कि ये अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पे दे दिए जाएं। सरकार ये बताए कि क्या अस्पतालों को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं? क्या प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं? हालांकि मुझ पे तो लिमिटेड जानकारी है, लेकिन सरकार, क्योंकि इनके सरकार के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। क्या आप बागपत का आप प्राइवेट उसमें नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल? क्या हाथरस में प्राइवेट पार्टनरशिप से हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं आप? मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कासगंज में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैनपुरी में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमीरपुर में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या महोबा का आप नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? और यही नहीं, माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं और माननीय सदस्य जो वहां बैठे हैं, ये खुद महसूस करते होंगे कि अगर कभी सिफारिश की होगी, सिफारिश करते रहे होंगे, उसको बेड नहीं मिला होगा। बेड नहीं मिलता। अगर किडनी ट्रांसप्लांट होनी है तो उसके लिए ऑनलाइन आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट होगी। उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? हार्ट को लेकर के कितना इंतजार करना पड़ेगा आपको? कभी कभी किडनी डायलिसिस की बात करते हैं, अगर ये किसी ने शुरू किया था अध्यक्ष महोदय,
तो समाजवादी पार्टी के समय पर फ्री डायलिसिस अस्पतालों में शुरू हुआ था। न केवल फ्री डायलिसिस शुरू हुआ था, जबकि फ्री टेस्ट हो गरीबों के, और एक एग्जाम्पलरी हॉस्पिटल्स बनाए थे। और मैं आज भी कहता हूं, मैं किसी योजना से किसी गरीब का लाभ हो जाए उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं। अच्छी बात है, आयुष्मान योजना बने, उससे भी अच्छी योजना लेकर के आए। लेकिन मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जो कभी नेताजी ने सोचा था, समाजवादियों ने जो करके दिखाया था कि एक बार गरीब अस्पताल में पहुंच जाए, उसे किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, उसका पूरा इलाज दवाई मुफ्त हो, से पैसा नहीं देना पड़ेगा। लोहिया इंस्टीट्यूट, लोहिया हॉस्पिटल उसी आधार पर है, सैफई भी उसी आधार पर है। यहां पर माननीय सदस्य जो आसपास के क्षेत्र से रहते होंगे वो जानते होंगे कि अगर कोई गरीब गया होगा उसका इलाज हुआ होगा। लेकिन आप मेडिकल कॉलेजों की हालत क्या कर दी आपने। यहां पर जौनपुर के भी माननीय सदस्य बैठे होंगे, मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है जौनपुर की, आजमगढ़ की मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, आप लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज बताओ क्या हालत है उसकी, मेरठ में क्या हालत है, सहारनपुर के मेडिकल क्या हालत है।